नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रिया शर्मा और स्वागत है आपका हमारी स्पेशल सीरीज वित्तीय प्रबंधन में, जहाँ हम एक बिजनेस की फाइनेंशियल जर्नी को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कैसे कि स्टार्टअप अपने पहले बैंकर तक पहुँचता है, फंडिंग सिक्योर करता है और अपने लिए एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाता है। और अब शुरू होता है इस सफर का दूसरा एक्साइटिंग पार्ट, प्राइवेट इक्विटी से आईपीओ तक। सोचो एक कंपनी को जैसे एक प्लांट की तरह, पहले उसे छोटी सी नर्सरी में नर्चर किया जाता है, जहां लिमिटेड लोग उसे पानी देते हैं और ग्रो करते हैं। ये स्टेज होती है प्राइवेट इक्विटी, जहां कंपनी को सिलेक्टेड इन्वेस्टर्स जैसे वेंचर कैपिटलिस्ट, प्राइवेट इक्विटी फर्म्स और इंस्टीट्यूशनल फंड से सपोर्ट मिलता है। यहाँ फोकस होता है एक्सपेंशन, मार्केट कैप्चर और प्रॉफिटेबिलिटी पर। लेकिन एक समय आता है जब कंपनी को चाहिए होती है बड़ी फंडिंग और ज्यादा विजिबिलिटी और पब्लिक का ट्रस्ट। तब होता है एक बड़ा कदम, आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। आईपीओ के थ्रू कंपनी अपने डोर्स खोल देती है आम पब्लिक के लिए, जहां रिटेल इन्वेस्टर्स भी उसकी ग्रोथ स्टोरी का हिस्सा बन जाते हैं। ये सिर्फ पैसा रेस करने की कहानी नहीं है, बल्कि एक ट्रांसफॉर्मेशन है, एक प्राइवेट कंपनी का एक पब्लिक जायंट बनने का सफर। तो आज के इस एपिसोड में मैं आपको ले चल रही हूँ इस जर्नी पर, क्यों कंपनीज प्राइवेट इक्विटी चूज करती है, आईपीओ के लिए कैसे प्रिपेयर होती है और इस प्रोसेस के पीछे की असली स्ट्रैटेजी क्या होती है। चलिए शुरू करते हैं कॉटन सोल की कहानी, जो हमने पिछले एपिसोड में शुरू की थी। उसे आगे बढ़ाते हुए देखते हैं कहाँ जाती है कॉटन सोल के फाउंडर्स कबीर, रोहन और आदित्य की सोच, और कैसे तय करते हैं अपना ये सफर आईपीओ की तरफ, यही वित्तीय प्रबंधन में। पिछली बार हमने देखा कैसे कबीर का एक सिंपल आइडिया बना एक सक्सेसफुल बिजनेस। स्टाइलिश टी शर्ट का आइडिया, एंजल इन्वेस्टर का भरोसा, वेंचर कैपिटलिस्ट से ग्रोथ और बैंकर का फ्यूल, सबका एक ही मिशन, कॉटन सोल को ब्रांड बनाना। पर जब बिजनेस बड़ा हो जाता है तो सपने भी बड़े हो जाते हैं, और उन सपनों को पूरा करने के लिए चाहिए बिगर चेक्स, डीपर सपोर्ट और पब्लिक का ट्रस्ट। 10 साल हो गए कॉटन सोल को। एक आइडिया से शुरू हुआ ब्रांड अब फैशन इंडस्ट्री का बिग प्लेयर बन चुका है। पर कबीर का विजन अब सिर्फ टी शर्ट तक ही सीमित नहीं। देखते हैं कहां ले जाना चाहते हैं वो कॉटन सोल को। फ्रेंड्स, अब वक्त है एक नई जर्नी का। कॉटन सोल सिर्फ एक अपैरल ब्रांड नहीं, लाइफस्टाइल ब्रांड बनेगा। परफ्यूम्स, फैशन एक्सेसरीज, डिजाइनर कॉस्मेटिक्स, सब कुछ, मतलब सब कुछ। Sounds ambitious, पर एक्सपेंशन का कॉस्ट? एस्टिमेटेड कैपेक्स 60 करोड़। नए प्लांट्स, R&D, प्रोडक्ट डिजाइन, ब्रांडिंग, सब इंक्लूडेड। बैंक लोन का ऑप्शन कंसिडर किया क्या? नोप, इस बार डेट नहीं लेना। अगर 100 रुपए का प्रॉफिट है और 20 इंटरेस्ट में चला गया तो सिर्फ 80 बचेगा। फाइनेंस चार्जेस किल फ्लेक्सिबिलिटी। तो इक्विटी रेस करेंगे? वीसी राउंड फिर से? नहीं, वीसी उतना बड़ा चेक नहीं लिखेगा। मेरा प्लान इस बार प्राइवेट इक्विटी से बात करने का है। व्हाट इक्विटी वी आर ऑफरिंग? क्या राजीव से पूछा? इज ही रेडी टू गो टू दिस स्टेज? राजीव अब एग्जिट लेना चाहता है। ही वॉन्ट्स टू इन्वेस्ट इन अ डिफरेंट बिजनेस। मैंने उनसे बात की थी। ही इज रेडी टू एग्जिट ऑन लास्ट ईयर्स वैल्यूएशन, प्रोवाइडेड वी डू नॉट लोड हिम विद एनी डेट कट। मतलब अराउंड 18 करोड़ एंड वी विल हैव 18% इक्विटी बैक। यस, एंड उसी में से हम 15% ग्रो वेंचर्स को ऑफर करेंगे 60 करोड़ के बदले, एंड बाकी बचा हुआ 3% आई विल बाय बैक एट द सेम वैल्यूएशन जो हम राजीव को देंगे। मतलब ऑफ कोर्स तुम पंचों और बोर्ड की इजाजत के बाद। हाँ ठीक है, अब चेयरमैन होने का कुछ तो फायदा उठाओगे ही ना। तो ठीक है, इस वीक हम राजीव से सेटल कर लेते हैं और नेक्स्ट मंथ ग्रो वेंचर से मीटिंग। ये होते हैं मैच्योर फेज के डिसीजंस, जहां फाउंडर्स डेब्ट अवॉइड करते हैं और पैसा इक्विटी से उठाते हैं। इस स्टेज पर आता है एक नया प्लेयर, प्राइवेट इक्विटी यानी पीई इन्वेस्टर। प्राइवेट इक्विटी को सिंपल शब्दों में समझे तो ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट मॉडल है जहां बड़ी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स या फर्म्स कंपनीज में पैसा लगाती है, लेकिन सीधा स्टॉक मार्केट के थ्रू नहीं,
ये पैसा आता है प्राइवेट इन्वेस्टर्स, पेंशन फंड्स, एंडाउमेंट फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज और कभी-कभी हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल से। इन सब लोगों का पैसा मिलकर एक बड़ा पूल बनाते हैं जिसे मैनेज करती है ये प्राइवेट इक्विटी फर्म्स। ये फर्म्स अपने इन्वेस्टर से फंड रेज करती हैं, जैसे आप म्यूचुअल फंड में पैसा देते हो और वो आपका पैसा मार्केट में इन्वेस्ट होता है, वैसे ही प्राइवेट इक्विटी फर्म्स अपने इन्वेस्टर से पैसा इकट्ठा करती हैं। लेकिन डिफरेंस ये है कि म्यूचुअल फंड्स पब्लिक कंपनीज में इन्वेस्ट करती हैं, जबकि प्राइवेट इक्विटी फर्म्स अनलिस्टेड कंपनीज या ग्रोइंग बिजनेसेस में इन्वेस्ट करती हैं। समझते हैं प्राइवेट इक्विटी फर्म्स का मेन काम क्या होता है। पहला, कैपिटल प्रोवाइड करना ताकि कंपनी अपना स्केल बढ़ा सके, नए मार्केट में एंटर कर सके या अपना प्रोडक्ट और स्ट्रॉन्ग बनाए। दूसरा, स्ट्रैटेजिक सपोर्ट देना, सिर्फ पैसा नहीं देते बल्कि मैनेजमेंट, एक्सपर्टीज और कनेक्शन भी प्रोवाइड करते हैं। और तीसरा, रिटर्न्स जनरेट करना, ये फर्म्स अपने इन्वेस्टमेंट को कुछ साल होल्ड करके रखती है और जब कंपनी मैच्योर हो जाती है या आईपीओ के लिए रेडी हो जाती है तब अपना हिस्सा बेचकर प्रॉफिट कमाती है। समझने लायक एक और बात है, प्राइवेट इक्विटी का टाइम होराइजन लंबा होता है, जैसे 5 से 7 साल या कभी-कभी उससे भी ज्यादा। ये कोई शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग नहीं है बल्कि लॉन्ग टर्म स्टोरी पर बेट होता है। सो इन शॉर्ट, प्राइवेट इक्विटी एक ब्रिज है जो एक प्राइवेट कंपनी को बड़ी फंडिंग और प्रोफेशनल गाइडेंस देता है और उसे आईपीओ के लिए रेडी करता है। अब वीसी और पीई में क्या फर्क होता है ये भी समझ लेते हैं एक सिंपल टेबल की मदद से। वीसी छोटी इन्वेस्टमेंट करते हैं अर्ली स्टेज पर और पीई बड़ी इन्वेस्टमेंट करते हैं मैच्योर कंपनीज में। वीसी हाई रिस्क में पैसा लगाते हैं और पीई लो रिस्क में। वीसीज आइडिया और स्टार्टअप में इन्वेस्ट करते हैं, वहीं पीईज चलती हुई कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। वीसीज मोस्टली बोर्ड पे एक्टिव नहीं रहते, लेकिन पीईज कंपनी के बोर्ड में सीट लेते हैं। और इन शॉर्ट, वीसीज स्टार्टअप में इन्वेस्ट करते हैं और पीई चलती हुई कंपनी को स्केल और स्ट्रीमलाइन करने आते हैं और ये दोनों ही सेबी से रेगुलेटेड होते हैं। और कबीर का अगला स्टेप था एक प्राइवेट इक्विटी पार्टनर ढूंढना जो पैसा भी दे और प्लानिंग में भी हाथ बटाए। Impressive growth, consistent margins, solid brand recall. We're interested. 60 करोड़ इन्वेस्टमेंट, बट हम बोर्ड में होंगे। दैट्स अंडरस्टैंडेबल। आपका रिटेल एक्सपीरियंस हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल है, स्पेशली इन इंटरनेशनल मार्केट्स। एग्जैक्टली, हम सिर्फ चेक नहीं लिखते, हम वैल्यू ऐड करते हैं। मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, प्रोडक्ट प्लानिंग और हायरिंग भी। We'll help where needed. Deal works for us. We'll draft terms and sign next week. Wow, congratulations everyone. Cotton Soul is ready for the big leap. प्राइवेट इक्विटी से पैसा तो आया ही, साथ में आई स्पीड, स्ट्रेटेजी और स्केल। प्राइवेट इक्विटी के पैसे से तो नए वर्टिकल्स लाइटनिंग स्पीड से लॉन्च हो गए। परफ्यूम लाइन इज हिट। कॉटन सोल एयर इज ऑलरेडी ट्रेंडिंग एवरीवेयर। जब सपने बड़े हो जाते हैं तो उन्हें पूरा करने के लिए सिर्फ फंडिंग नहीं, डायरेक्शन भी चाहिए होती है और वो प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स लाते हैं। तो दोस्तों, ये था कॉटन सोल का प्राइवेट इक्विटी फेज, जब कंपनी ने कंट्रोल के बदले कोलैबोरेशन को चूज किया और हर डिसीजन को स्मार्टर बनाया। प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स सिर्फ इन्वेस्टर्स नहीं होते, ग्रोथ पार्टनर्स होते हैं। वो इंश्योर करते हैं कि पैसा सही जगह लगे और बिजनेस एफिशिएंटली चले। जब आपको स्केल करना हो तो पीई इन्वेस्टर एक आइडियल चॉइस हो सकता है। अब आप सोचिए, अगर आप एक फाउंडर होते और 60 करोड़ रुपए चाहिए होते तो क्या आप बोर्ड में सीट देकर पीई इन्वेस्टर लाते? अपना जवाब कमेंट में लिखिए। 20 साल एक आइडिया से चालू हुआ कॉटन सोल आज हर फैशन कॉन्शियस इंडियन का गो टू ब्रांड बन चुका है। एंजल इन्वेस्टर्स ने भरोसा दिखाया, वेंचर कैपिटल ने विंग्स दिए, बैंक ने फ्यूल दिया और प्राइवेट इक्विटी ने स्ट्रक्चर और स्केल किया। अब वक्त आ गया है दुनिया को जीतने का। गाइस, कॉटन सोल इज रेडी। अगला मिशन ग्लोबल एक्सपेंशन। लंदन, न्यूयॉर्क, पेरिस, टोक्यो, हर बड़ी फैशन कैपिटल में हमारे फ्लैगशिप स्टोर चाहिए। That's huge, Kabir.
बट 200 CR का इन्वेस्टमेंट लगेगा एटलीस्ट। यस, 200 करोड़ का टोटल कैपेक्स एस्टिमेट है। नए फैक्ट्रीज, ग्लोबल सप्लाई चेन्स, लॉजिस्टिक्स सेटअप, ब्रांडिंग कैंपेन्स, लोकल टीम्स अब्रॉड, सब कुछ स्केल करना होगा। तो रेस कैसे करेंगे? पी से, फिर से, या कोई बिग लोन? Nope, this time we go public. Cotton Soul is launching its IPO. IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफर, ये होता है जब कोई प्राइवेट कंपनी पहली बार अपने शेयर्स पब्लिक इन्वेस्टर्स को ऑफर करती है। ये एक बिजनेस के लिए सिर्फ पैसा रेज करने का नहीं, बल्कि पब्लिक अकाउंटेबिलिटी और मार्केट ट्रस्ट बिल्ड करने का भी स्टेप होता है। इस स्टेज पर आके कंपनी के पास होती है मल्टीपल फंडिंग ऑप्शंस, इंटरनल एक्रूअल्स, प्रॉफिट का कुछ हिस्सा इन्वेस्ट करना, न्यू वीसी, पीई राउंड, नए इन्वेस्टर्स लाना, बैंक लोन, बॉन्ड इशू, डेब्ट रेज करना, आईपीओ, पब्लिक से पैसा उठाना। Let's put 50 crores from our own profits. The rest, 150 crore, we raise via IPO. इससे कॉटन सोल को क्रेडिबिलिटी, मीडिया बस, एनालिस्ट अटेंशन सब कुछ मिलेगा। एक पब्लिक कंपनी बनाना एक अलग लेवल का ट्रस्ट बिल्ड करना है। कबीर, गोइंग पब्लिक साउंड्स एक्साइटिंग, बट आई थिंक बीइंग ऑन बोर्ड नाउ फील्स लाइक अ बिगर रिस्पांसिबिलिटी देन एवर। ट्रू, आईपीओ सिर्फ पैसा रेज करना नहीं है, इट्स अ ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन एंड इवन बिगर रिस्पांसिबिलिटी। आखिर हम जनता की हार्ड अर्न मनी को ग्रो करने के लिए कमिटमेंट दे रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आदिति। जब कंपनी पब्लिक होती है तो बोर्ड का रोल सुपर इम्पोर्टेंट हो जाता है। लेट्स सिंप्लीफाई व्हाट एवरी बोर्ड मेंबर्स मस्ट नो बिफोर लॉन्चिंग एन आईपीओ। बोर्ड को ये समझना होगा, आईपीओ के बाद सिर्फ इन्वेस्टर्स नहीं बदलते, एंटायर कंपनी का कल्चर चेंज होता है। मोर अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी और स्क्रूटिनी भी आती है। मतलब सिर्फ प्रॉफिट देखना काफी नहीं है? बिल्कुल नहीं। बोर्ड को इंश्योर करना होता है कि फाइनेंशियल्स क्लीन हो, ऑडिट रेडी हो, लीगल इश्यूज पेंडिंग ना हो, ऑपरेशन स्केलेबल हो, टीम आईपीओ का प्रेशर मैनेज कर सके। डीआरएचपी फाइल करना बोर्ड का काम नहीं होता। अप्रूव करना, हाँ। डीआरएचपी यानी ड्राफ्ट रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस का हर वर्ड एक्यूरेट होना चाहिए। बोर्ड मेंबर्स को हर क्लेम्स, नंबर्स और रिस्क डिस्क्लोजर की लायबिलिटी होती है। पब्लिक कंपनी बनने के बाद बोर्ड को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स अपॉइंट करने पड़ते हैं, ऑडिट, नॉमिनेशन और रिस्क कमिटीज बनानी पड़ती है, इनसाइडर ट्रेडिंग पॉलिसीज बनानी होती है। ये सब बोर्ड की जिम्मेदारी होती है। क्वार्टरली रिजल्ट्स अब सिर्फ इंटरनल नहीं होंगे। एग्जैक्टली। Board must review and approve quarterly earnings, analyst presentation, annual reports। गलती या डिले सेबी की पेनल्टी और इन्वेस्टर में डिस्ट्रस्ट पैदा कर सकती है। और रिस्क जो डीआरएचपी में लिखे होते हैं उसका क्या? गुड क्वेश्चन। डीआरएचपी मोस्ट क्रिटिकल सेक्शन होती है। अगर बोर्ड ने कोई मेजर रिस्क हाइड किया या अंडरस्टेट किया तो बाद में लीगल एक्शन भी हो सकते हैं। आईपीओ के टाइम बोर्ड को इक्विटी कितनी डाइल्यूट करनी चाहिए, ये बोर्ड को ही डिसाइड करना होता है क्या? हाँ, वैल्यूएशन, प्राइस बैंड, प्रमोटर होल्डिंग्स सब बोर्ड के कंसेंट्स के साथ होता है। ये एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन होता है जिसमें डाइल्यूशन और कंट्रोल का बैलेंस बनाना पड़ता है। बोर्ड को इंश्योर करना होता है कि आईपीओ प्रोसीड्स वहीं यूज किए जाए जहां डीआरएचपी में मेंशन किया था, फंड्स का यूटिलाइजेशन ट्रैक हो, इन्वेस्टर्स को रेगुलर अपडेट भी मिले। प्रमोटर्स और अर्ली इन्वेस्टर्स को पता होना चाहिए कि आईपीओ के बाद उनके शेयर्स पे लॉक इन पीरियड होगा, इनसाइडर ट्रेडिंग रूल्स उन पे अप्लाई होंगे, होल्डिंग पैटर्न डिस्क्लोज करना पड़ेगा। ये सब कुछ बोर्ड को इंश्योर करना होता है कि एक इन्वेस्टर रिलेशन टीम बनाई जाए। एनालिस्ट कॉल्स, अर्निंग रिपोर्ट्स, एफएक्यूज सब पब्लिक होते हैं। पुअर कम्युनिकेशन शेयर प्राइस पर इम्पैक्ट कर सकता है। तो बोर्ड मेंबर्स को भी मीडिया से दूर रहना चाहिए? नहीं, पर कंट्रोल्ड मैसेजिंग जरूरी होती है। हर स्टेटमेंट स्टॉक प्राइस को अफेक्ट कर सकता है, तो बोर्ड को सावधानी से काम करना पड़ता है। आईपीओ कोई फाइनल डेस्टिनेशन नहीं होता, ये एक नई जर्नी का स्टार्ट होता है। बोर्ड को फोकस होना चाहिए
लॉन्ग टर्म शेयर होल्डर वैल्यू, एथिकल लीडरशिप और बिजनेस सस्टेनेबिलिटी पर। तो बेसिकली आईपीओ लाने से पहले बोर्ड को सिर्फ शेयर्स नहीं, जिम्मेवारी भी डिवाइड करनी होती है। एंड पब्लिक कंपनी बनाने का मतलब है पूरे देश के सामने काम करना। तो दोस्तों, कॉटन सोल की आईपीओ जर्नी ने हमें ये सिखाया, फंडिंग के अलग अलग ऑप्शंस, बोर्ड के नए रोल्स, इन्वेस्टर्स के नए एक्सपेक्टेशंस और ट्रस्ट के नए स्टैंडर्ड्स। तो कॉटन सोल ने आईपीओ के सफर में एक नया चैप्टर लिखा। लेकिन सोचिए, आपको क्या लगता है, आईपीओ में इन्वेस्ट करना सेफ है या रिस्की? और क्या आप कभी किसी आईपीओ में अप्लाई कर चुके हो या करने का प्लान कर रहे हो? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि हर एक व्यूअर्स की सोच से हम कुछ ना कुछ नया सीख सकते हैं। तो यही था वो कंपनी नगर जिसके बारे में हमने वित्तीय प्रबंधन के एपिसोड नंबर 3 में डिस्कशन किया था। यदि आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा तो लिंक आपको ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो देखिएगा जरूर। अगले चैप्टर में हम इस आईपीओ की कहानी को और गहराई से समझेंगे। आईपीओ प्रोसेस, इंटरमीडिएटरीज, सेबी का रोल और इन्वेस्टर्स के लिए क्या जरूरी होता है, ये सब कुछ ब्रेक डाउन में मिलेगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, जहां बात होगी लिस्टिंग के बाद के स्टॉक गेम की और नए इन्वेस्टर्स के नए सफर की। तब तक के लिए मैं रिया शर्मा लेती हूँ आपसे इजाजत। बने रहिए वित्तीय प्रबंधन के साथ। बाय बाय।